नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सात से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया जाएगा श्रीमद् भागवत का शाश्वत संदेश। राजस्थान के गोगा मेडी हत्याकांड का हरियाणा कनेक्शन, पुलिस ने 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पकड़ा नितिन फौजी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे हरियाणा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिले तेलंगाना के नए सीएम। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली और श्रीमद् भागवत की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक बार फिर अध्यात्म, संस्कृति और कला का दिव्य संगम देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत के संविधान को शासकीय व्यवस्था की गीता कहा जाता है, उसी प्रकार वे स्वयं मानते हैं कि गीता जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से एक संविधान है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार द्वारा पैवेलियन लगाया जा रहा है, जिसमें उसकी संस्कृति, शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। हम सबके लिए गौरव का क्षण होगा जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस बार जो 8वां महोत्सव और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं। लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत सी अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं, उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय होगा, तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है। तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का, उस पूजन के, गीता यज्ञ पूजन के साथ वो शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी। और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहाँ दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार ये उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को और बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले, तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहाँ लगाई जाएगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव पंजोखरा का नाम उसके धार्मिक महत्व के अनुरूप पंजोखरा साहिब हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंधी गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने पर अनुमति देने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री विज द्वारा पंजोखरा गांव के धार्मिक महत्व को देखते हुए पूर्व में गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने को लेकर प्रदेश सरकार से बात की गई थी। उन्हीं के प्रयासों से हरियाणा विधानसभा सत्र में पंजोखरा का नाम पंजोखरा साहिब करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में गांव का नाम पंजोखरा साहिब अंकित करने के लिए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। इसके बाद
हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रोहित राठौड़ को राजस्थान के ही गांव से काबू किया है, वहीं नितिन फौजी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पकड़ा गया है। ये दोनों उभरते हुए बदमाश हैं जो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राकेश गोदारा के लिए काम करते थे। यह वारदात भी इन दोनों बदमाशों ने राकेश गोदारा के इशारे पर ही अंजाम दी है। आज पुलिस दोनों बदमाशों को भारी सुरक्षा में लेकर जयपुर पहुंची है। बता दें कि जयपुर स्थित अपने आवास में विश्राम कर रहे राजपूत नेता और करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के दौरान क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया था, जबकि नितिन फौजी और रोहित राठौड़ भागने में सफल हो गए थे। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज के आधार पर राजस्थान पुलिस ने दोनों बदमाशों की पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सदन में होने वाली कार्रवाई की रणनीति को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। नेता विपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति को तैयार कर उस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग रख रहा है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। गौर रहे कि तेलंगाना में पहली बार सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार यानी कल आयोजित हो रहा है। बता दें कि हाल ही में देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई, तो वहीं मिजोरम में जेडपीएम ने सत्ता हासिल की। वहीं तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को पछाड़ते हुए कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। गोहाना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव कथूरा से कालपा के रास्ते से वैगनार कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि चालक को भागने का मौका भी नहीं मिला। कार में चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बलवीर उम्र 45 साल गांव कालपा के रूप में हुई है। पुलिस को जब कार में आग लगने और जिंदा जले व्यक्ति के बारे में सूचना मिली तो फौरन पुलिस हादसे वाली जगह पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिसंबर महीने की शुरुआत ही घने कोहरे के साथ हुई है। इस घने कोहरे के बीच अंबाला की सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं धरातल पर अभी भी कई जगह कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसके बचाव के लिए एसपी अंबाला ने कई हिदायतें जारी की हैं। वहीं स्कूल बसों को लेकर भी प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। हमारे द्वारा जो एनएचआई की खास तौर पे जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है, उसमें हिदायतें दी गई हैं कि जितने भी हाईवेज हैं वहाँ पे सफ़ेद पट्टियाँ जो हैं वो लगाई जाएं, और जहाँ जहाँ पे भी वो फेड हो रखी हैं तो दोबारा से उनको दोबारा से उनका रंग किया जाए। और साथ ही जो हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं हाईवेज के ऊपर, उनको भी हमने स्पेशली जो ओवर स्पीडिंग की घटनाएं होती हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको भी हमने डायरेक्शंस दी हैं कि वो खास ध्यान रखें। जो कई बार देखने में आया कि बड़े हैवी व्हीकल्स हैं वो उनके पीछे लाइट्स जो हैं उनकी ख़राब होती हैं या टूट रखी होती हैं या उन्होंने लगा ही नहीं रखी होती, तो ऐसे व्हीकल्स को चालान किया जाए। और जो तूड़ी के ट्रैक्टर वगैरह या ट्रॉलीज अक्सर हादसे का कारण बनती हैं, तो उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चलाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये सारी हिदायतें जो हैं हमने अपने पुलिस स्टेशन स्टाफ को दी हैं, और हम समझते हैं कि ये जो आने वाला सीज़न होगा उसमें कम से कम ताकि एक्सीडेंट हों और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। स्कूल बसेस के लिए नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। उनका जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा टाइम टू टाइम निर्देश दिए जाते हैं, तो उसकी पालना के लिए हमारे द्वारा स्कूल्स के अंदर अक्सर मीटिंग भी ली जाती हैं और उनको हिदायतें भी दी जाती हैं। तो जो स्कूल वैन्स हैं ख़ास तौर पे वो स्पीड गवर्नर्स को लगाएं, अपनी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और जो ब्रेक लाइट्स हैं या पिछली लाइट्स हैं और साइड पे रिफ्लेक्टिव टेप्स का इस्तेमाल करें। ये सारी हिदायतें हमारे द्वारा टाइम टू टाइम दी जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी जानें इससे बचाई जा सकती हैं। वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन की लंबी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यमुनानगर में कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष 95 पेंशनर
राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने पदाधिकारियों के साथ एक सम्मेलन यमुनानगर में रखा, जहां निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच अपनी बात को रखते हुए 7 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया और कहा कि सभी दिल्ली पहुंचे और अपना हक सरकार से लें। ब्रास बीज फार्म पर विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसमें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सहित कई अधिकारियों के पहुंचने पर फूल मालाओं सहित उनका जोरदार स्वागत किया गया। मृदा दिवस पर फार्म पर सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। करनाल से आई डॉक्टर की टीम ने ब्रास बीज फार्म पर अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की नई किस्म का निरीक्षण भी किया। टीम द्वारा मृदा और जल जीवन के विषय पर किसानों का मार्गदर्शन भी किया गया। भारतवर्ष में जो गेहूं उत्पादन का जो क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो जो उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी ये आते हैं, इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने भी काफ़ी तरक्की गेहूं के मामले में की है। जलवायु अनुकूलता के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के अनुसंधान का, वो है जैव संवर्धन। पोषण की दृष्टि से पोषण में प्रोटीन, जिंक और आयरन को वृद्धि करना एक हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो उपज है, जलवायु अनुकूलता है और पोषण वृद्धि है, ये 3 हमारे प्रमुख लक्ष्य हैं। गेहूं की फसल में पिछले 3-4 दशकों से किसी भी प्रकार की कोई मेजर बीमारी नहीं आई है, लेकिन हमारी नज़र उस तरफ भी रहती है कि कोई बीमारी चाहे वो हमारी हो या पड़ोसी देशों से ना आए। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।